जॉर्ज पॉलिया एक व्यक्ति हैं, जैसे डेविड व्हीलर के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा गणित जानने से ज्यादा जरूरी है कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो मैथमेटाइज्ड हो। जॉर्ज पॉलिया कहते हैं देयर आर टू एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी दो उद्देश्य हैं मैथ्स को पढ़ाने के स्कूल लेवल पर। एक है नैरो एम और दूसरा है हायर और ब्रॉड एम्स। नैरो होता है संकुचित और हायर या ब्रॉड का मतलब है व्यापक। तो अगर मैं बात करूं नैरो एम्स की तो इसको हम कह सकते हैं संकुचित उद्देश्य कह लीजिए आप, और अगर मैं बात करूं हायर या ब्रॉड एम्स की तो इसको हम व्यापक कह सकते हैं। जैसा कि आप समझ रहे हैं लोग भी ऐसे ही होते हैं ना, बहुत सारे लोग संकुचित बुद्धि के होते हैं, उनकी जो दुनिया है वो उसी में मग्न है, वो एक भी चीज एक्स्ट्रा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आज मैं देख रही थी बड़ा फेसबुक ग्रुप पे किसी ने कुछ डाला हुआ था, वो एक पोस्ट थी, मैं सुना रही थी, वो यहाँ नहीं सुना पाऊंगी, बड़ा अजीब सा था। मतलब हमारी थॉट प्रोसेस इतनी लिमिटेड है कि हम प्रोग्रेसिव नहीं हो पा रहे विचारों से, हम वहीं अटके पड़े हैं, धारणाओं में ही हैं। तो नैरो एम बेसिकली जिसका दायरा कम हो, बुरा और अच्छा कहना गलत होगा यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं जिसका दायरा कम हो। तो नैरो एम्स वो हैं जो लिमिटेड हैं अपने आप में लेकिन जरूरी हैं, ठीक, लिमिटेड हैं। हायर एम्स हैं जिनकी सीमाएं अंत नहीं है, जिनकी सीमाओं का व्यापक है, बहुत सारे दिशाओं में चलती हैं, ठीक। नैरो एम्स में क्या आएगा, नैरो एम्स में जस्ट आएगा बेसिक न्यूमरेसी आ जाए बच्चे को। न्यूमरेसी क्या है, बेसिक नंबर कॉन्सेप्ट्स उसके दिमाग में आ जाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब सीख सके, यूज करके मैथ्स को रोजगार पा सके, ये है नैरो एम्स। ब्रॉड एम की बात करें तो इसका थॉट लेवल मैथमेटाइज्ड हो जाए, वो रिसर्च कर सके, कल वो रियल लाइफ में कहीं यूज कर सके, ये सारी बातें होती हैं ब्रॉड एम्स में। एक एक करके समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नैरो एम्स की यदि मैं बात करूं तो ये हुए संकुचित एम्स, कुछ उद्देश्य पॉइंट करके समझते हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद। और दीज एम्स, नैरो एम की बात कर रहे हैं अभी हम, ये वो एम है जो एम्फेसाइज करते हैं, जो जोर डालते हैं कि हम एक इंडिविजुअल को एटलीस्ट एम्प्लॉयबल तो बना दें। भाई ज्ञान की बातें तो आप तब करेंगे ना जब पेट में कुछ होगा, तो एटलीस्ट एम्प्लॉयबल। वैसे तो हमारी पूरी एजुकेशन ही अगर हम देखें तो ज्यादातर उद्देश्य यही है कि एम्प्लॉय तो बन ही जाए हम, बेसिकली भूखे तो ना मरे, ठीक। दीज एम्स एम्फेसाइजेस ऑन टर्निंग आउट एम्प्लॉयबल अडल्ट्स जो रोजगार पा सकें और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में देश के अपनी भूमिका, अपना योगदान दे सकें। तो बेसिकली नैरो एम ये कहता है कि ऐसे एम्प्लॉयबल अडल्ट्स हम जनरेट कर दें जिनको बेसिक अकाउंटिंग आती हो, मैथमेटिक्स आती हो, जो समाज और आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें, देश के डेवलपमेंट को आगे ले जा सकें। तो एम्प्लॉयबल या एम्प्लॉयमेंट पहला उद्देश्य हुआ। दिस इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। अब ये कैसे काम करेगा, ऑब्वियसली आपको न्यूमेरिकल ऑपरेशंस आने चाहिए, भाई जोड़ घटाना गुणा भाग, मेजरमेंट, फ्रैक्शन, परसेंटेज, क्योंकि इनकी डेली लाइफ में या ज्यादातर सब जगह पे रोजगारों में जरूरत पड़ेगी। एक बेसिक जो दुकान खोल करके बैठा है शॉपकीपर, पकौड़े वाले को भी जरूरत है भाई, उसको भी जरूरत पड़ेगी, परसेंटेज की भी पड़ेगी, उसको एडिशन की भी पड़ेगी, उसको मल्टीप्लिकेशन की भी पड़ेगी, उसको पूरा हिसाब रखना है, हो सकता है उसका हिसाब मुझसे और आपसे ज्यादा अच्छा हो, ठीक। तो ये न्यूमेरिकल ऑपरेशंस नैरो एम के अंदर आते हैं, सिकुड़ता हुआ नैरो कह सकते हैं। Thus, the limited aim of mathematics is to develop useful abilities, वो abilities जो रियल लाइफ में या लाइफ एक्सपीरियंसेस में लोगों के ज्यादा काम आती हैं, जो वो डेली लाइफ में यूज कर पाए। बेसिक कैलकुलेशंस कह सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशंस कह सकते हैं, है ना। यहां तक की बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो लाइक शेयर करके बता ही देना, है ना। ऐसे 3 बार कहने का उद्देश्य रखा हुआ है, 2 बार कह चुकी हूँ, देखो एक बार। नेक्स्ट है ब्रॉड एम्स, यानी व्यापक उद्देश्य। व्यापक उद्देश्य की यदि मैं बात करूं, व्यापक उद्देश्य यानी ब्रॉड एम्स कौन से हो सकते हैं भाई, जिनकी जो सीमाएं हैं वो अंत नहीं है उनका कुछ, वो कह सकते हैं कि एक बड़े ऑब्जेक्टिव को या बड़े परिप्रेक्ष्य में एक ब्रॉड व्यू से देखते हैं चीजों को। जैसे कि बच्चा जो है वो मैथमेटिकली सोच सके, कहां से कौन सी थियरम आई, प्रूव कैसे होती हैं चीजें, कहां पे कैसे अप्लाई होंगी, कुछ रिसर्च कैसे नहीं होंगी, कैसे आप नई नई डिस्कवरी करेंगे, बेसिकली उसके थॉट में मैथमेटिक्स आ सके, थिंकिंग प्रक्रिया में मैथमेटिक्स घुस सके, लॉजिकल डिस्कशन वो कर सके, चीजों पे तर्कपूर्ण उसकी सोच हो, लॉजिकल कंक्लूजन्स निकाल सके, जो बिलीफ्स हैं, जो कुछ मान ली गई चीजें हैं, उनका लॉजिकल कंक्लूजन क्या है, उनका निष्कर्ष क्या है, तर्कपूर्ण ढंग से जब हम देखते हैं, सिर्फ मान तो नहीं लिया है हमने कि थर्सडे को कपड़े धोएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्टनेस। मैं नहीं कह रही हूं, आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग द थिंग, है ना। अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्टनेस यानी अमूर्तता को समझ सके। मूर्त चीज को समझना आसान है, कॉन्क्रीट जिसको हम कहते हैं 7 से 11 वर्ष में ही समझ आ जाती है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की, बट अमूर्तता जो है, जो सामने नहीं दिख रही, उस चीज की डिस्कवरी हम कर पाए, उस चीज को हम सोच पाए, तो एब्स्ट्रैक्टनेस को हम समझ पाए, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाए किसी एक समस्या का, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे अंदर डेवलप हो, ये अपने आप में बड़ी चीज है।
ठीक है, कोई बफरिंग नहीं है यहाँ से। 18,610 लोग अभी भी हैं। अब एनसीएफ क्या कहता है इसके बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, एक आध क्वेश्चन तो आता ही है। अगर मैं बात करूं एनसीएफ क्या कहता है प्राइमरी लेवल पर क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए, जो महत्वपूर्ण है। ब्रॉड तो बहुत ज्यादा क्या ही पूछेगा, भास्कर कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, तो हम कह सकते हैं एंश्योरिंग न्यूमरेसी, बच्चे में बेसिक जो नंबर की समझ है वो आ सके, कैलकुलेशन से लेकर के बेसिक कैलकुलेशंस डेली लाइफ में जो यूजेज वाली हैं वो कर सके। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक न्यूमरेसी डेवलप होना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, यूईई कहते हैं इसको, यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब सार्वभौमिकरण कर सके हम शिक्षा का, सब तक पहुंच सके शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों का फंडामेंटल राइट बन सके। 86वें संविधान संशोधन में ये चीज पास हुई थी, इंडिपेंडेंस के टाइम से ही इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूमरेसी आ जाए, बेसिकली वो मैथमेटिक्स को जितना जरूरत है लाइफ में यूज करना सीख लें। ये मैथमेटिक्स कहता है प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक न्यूमरेसी उनमें आ जाए। जैसे इंग्लिश में होता है कि भाई बेसिक प्रोफिशिएंसी उनकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में डेवलप हो जाए। एट दिस लेवल प्रोग्रेशन शुड बी फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है घुमा घुमा के, और प्याजे से भी कई बार पूछ लेता है घुमा करके। इस लेवल पर यानी प्राइमरी लेवल पे, 1st to 5th के लेवल पे बच्चे की जो प्रोग्रेशन है वो कॉन्क्रीट यानी मूर्त से अमूर्त की ओर जाए, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी उसको टच एंड फील मटेरियल, जिन चीजों को वो देख सके, टच कर सके, फील कर सके, उससे वो धीरे धीरे शिफ्ट करने लगे अमूर्त की तरफ। तो हम कॉन्क्रीट चीजों के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, एडिशन में प्रॉब्लम है, तो आप कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, 2 + 2 दिखा सकते हैं, अच्छा ये 6 पेन थे मीना के पास और 2 उससे और ले लिए, कितने हो गए। तो ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, आपने बचपन में देखा होगा हम क्या करते थे जब बहुत छोटे से थे, 3 4 5 6 और साथ में 4 जोड़ने हैं, तो ये 3 7 ये बन गए, 1 2 3 4, अब सारे गिन लेते थे, याद होगा किसी को तो ये 11 हो गए टोटल। मतलब ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा सके। तो बच्चा पहले कॉन्क्रीट चीजें सीखता है जिनको वो देख सके, टच कर सके, फील कर सके। तो इनके थ्रू पहले कॉन्क्रीट चीजें, मूर्त चीजें जिनको वो देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, उसके बाद हायर लेवल चीजें अमूर्त। अमूर्त का मतलब है जो सामने ना हो, जो विचारों में हो, जिसको फील ना किया जा सके, जिसपे सोचा जा सके। ठीक है बात, अपसेट लग रही हूँ, अच्छा पता नहीं यार, एनर्जी की थोड़ी कमी है आज। मुझे भी नहीं यकीन था कि 5 दिन मैराथन चल जाएगी, मतलब जैसा बहुत अच्छी तबीयत चल नहीं रही थी, अभी भी हाल वही है। नेक्स्ट है एनकरेज नॉन नंबर एरियाज, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन नंबर एरियाज पे हम बेसिकली ज्यादा फोकस करते हैं प्राइमरी लेवल पे। कैसे? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बट आज के, मेरे मूड को छोड़ दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं नॉन नंबर्स की, जिसमें नंबर का नहीं, जिनमें विजुअल्स का ज्यादा यूज हो, जैसे शेप्स हो सकती हैं अलग अलग, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग यानी शेप, साइज, प्रकार, इन सब के बारे में अलग अलग वो पहचान सके, पैटर्न्स हो सकते हैं अलग अलग। आपने देखा होगा प्राइमरी की बुक उठा करके, उसमें ऐसी ही चीजें हैं। मेजरमेंट की बेसिक चीजें आ जाएं उसको, कौन किससे बड़ा है, लंबा है। डेटा हैंडलिंग, अब ये आपको याद रखना है, ये सारे चैप्टर्स हैं प्राइमरी लेवल में, ये सारे चैप्टर्स प्राइमरी लेवल में हैं। आपसे पूछ लेता है कौन से चैप्टर प्राइमरी लेवल पे नहीं है, तो इनके अलावा वैसे और भी हैं, बट ये मेन चैप्टर्स हैं जो प्राइमरी लेवल पे हैं और आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 17 से आपके साथ हूं, अब्दुल वाहब। ठीक है, अरे आकांक्षा गुस्सा कर रही है, कह रही है 4000 लोगों ने लाइक नहीं किया। आकांक्षा इतने रेड इमोजी मत भेजो, मैं डर गई हूं, इनका तो पता नहीं। देखो एक बार, यहां तक की बात क्लियर है। बेसिकली नॉन नंबर कॉन्सेप्ट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग, पैटर्न्स, मेजरमेंट, डेटा हैंडलिंग, इन सबको उसको, या सिमेट्री, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ सके उसके दिमाग में, ये बेसिकली प्राइमरी लेवल का गोल है। कॉन्सेप्ट मैपिंग पे एक क्वेश्चन आता है, भाई व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैपिंग। इसका एक पिक्चर ऐड करना मैं भूल गई हूँ, बट याद समझ में आ जाएगा आपको। संप्रत्यय जो भी कहते होंगे मैपिंग को, मानचित्रण, संप्रत्यय मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग। व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैपिंग, क्वेश्चन आया हुआ है इसमें 2018 में भी, 19 में भी आई थिंक। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है? इट इज अ स्कीमेटिक ड्राइंग। स्कीमा तो आपने सुना ही होगा पियाजे की थियरी में। स्कीमेटिक ड्राइंग मतलब आप अपने दिमाग में अच्छे कॉम्प्रीहेंशन के लिए, समझ के लिए एक ड्राइंग बनाते हैं, कुछ फ्लो चार्ट जैसा, या कुछ भी आसानी से जो आप समझ सकें कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे से रिलेट करके। जैसे आपने क्या किया होगा, मैथ्स पेडागोजी है मान लीजिए, उसमें आपने जोड़ा हुआ होगा जियोमेट्री, जियोमेट्री में जो वो पढ़ेंगे वैन हील, इधर हम कॉन्सेप्ट मैप पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एनसीएफ ने कौन से बताए हैं। बेसिकली आप फ्लो चार्ट्स वगैरह का यूज करके एक आसान से समझ बना लेते हैं अपने लिए, एक स्कीमेटिक ड्राइंग बना लेते हैं जो आपके दिमाग में याद रह जाए आपको। रिलेशनशिप बिल्ड करके कॉन्सेप्ट्स में आपस में जो संप्रत्यय हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से।
फाइनल नोट्स नहीं बनाते लोग यूपीएससी वगैरह में, आपने भी बनाते ही होगे ऑब्वियस है, सबने बनाए अपने कॉलेज वगैरह में। इट इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, मतलब अनुक्रम है इसमें एक, कि भाई यहाँ से शुरू हुआ, ये इसका सब टॉपिक है, ये इसका सब टॉपिक है, फिर इसका कोई सब टॉपिक है, मतलब हायरार्की है, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है बात? हायरार्किकल है ये। फिर है इट कैन बी बिल्ड आइदर बाय द टीचर और द लर्नर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको टीचर भी बिल्ड कर सकता है और लर्नर भी, मतलब स्टूडेंट और टीचर दोनों में से कोई भी बिल्ड कर सकता है, कोई भी बना सकता है, जिसको अपने समझने के लिए बनाना हो, कॉम्प्रीहेंशन के लिए बनाना हो, किसी टॉपिक की क्लैरिटी के लिए बनाना हो, याद रखने के लिए बनाना हो। इट कनेक्ट्स द न्यू कॉन्सेप्ट्स विद द प्रीवियस नॉलेज, दिस इज इंपॉर्टेंट, पूरे एनसीएफ में यही बात है, नए कॉन्सेप्ट को, नई नॉलेज को पुराने ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर सकें बच्चे को, जो आता है और जो नहीं आता है, तो जो आता है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, उससे नए ज्ञान को जोड़ करके आप कुछ नया सिखाएंगे। भाई जो नींव है उसी के बेसिस पे तो बिल्डिंग बनती है, या नींव कहीं है और बिल्डिंग कहीं और बनाएंगे? नहीं, पहले जो नींव है, जो प्रीवियस नॉलेज है, जो पूर्व ज्ञान है, उसका इस्तेमाल करेंगे नई नॉलेज से कनेक्ट करने के लिए, जो वो जानता होगा उसके लिए, है ना। 1 2 3 4 उसको आते थे और आगे आपने मल्टीप्लिकेशन एडिशन पता नहीं क्या क्या सिखा दिया। इट इज अ मेथड विच मेक्स लर्निंग सक्सेसफुल। कॉन्सेप्ट मैप एक ऐसी चीज है जो आसान बनाता है, याद रखने या समझने योग्य बनाता है, याद से भी ज्यादा, प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को कनेक्ट करके टीचर स्टूडेंट जिसको मन करे वो बना सकता है।